कि ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। खलीलुर रहमान कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। करूँगा अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा मेरी जो सारी आवाज़ है इस दुख में मलफूफ है। बचपन की ईद कैसी होती थी आपकी? बचपन ही की तो ईद होती थी। ईद का यादगार किस्सा, बचपन का हो या चाहे आपकी जवानी का हो। मैं फखर से बेइज्जती करवाता हूँ अपनी बेटी से। आप देखें, मैंने वैसे व्यूअर्स बात अभी नहीं की है, लेकिन खलील साहब बात कर रुख वहाँ पे मोड़ है। इस रुतबे की समझ नहीं आ रही। हाँ जी। तो आपसे बड़ा बदनसीब बाप कोई नहीं है। इस साल औरत मार्च हुआ, आप उसको आई डोंट वांट, मैं औरत मार्च मानता ही नहीं। कौन सा मार्च हुआ इस दफा? आप तो मर्द को हौसला दे रही है कि वो शादी की तरफ ना जाए। फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है? अच्छा, अल्लाह कहता हूँ मैं उसको वोट दूंगा जब तक मेरा ईमान है कि ही इज द मोस्ट, मेरा ईमान है कि ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन अवेलेबल इन पाकिस्तान। खान साहब जो कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो सब ठीक हो रहा है? इस दफा सुना है उन्हें खुद जूते मारे उनको मेरे सामने औरत मत कहना। आई एम सो सॉरी। मेरे लिए बड़ा बड़ा प्राइड का नाम है औरत। अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। सबसे पहले तमाम देखने वालों को कैपिटल टीवी की जानिब से, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उम्मीद करती हूं आपकी ईद आपके प्यारों के साथ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। ईद क्योंकि एक ख़ास दिन है, ख़ास त्यौहार है, इस पर हम ख़ास लोगों से मिलते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैपिटल टीवी हर साल ईद पर आपसे मुलाकात के लिए ख़ास मेहमानों का इंतखाब करता है। तो आज हमने आपसे मुलाकात के लिए जिस मेहमान का इंतखाब किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वैसे तो उनका एक लंबा चौड़ा सा इंट्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन हमारे आज के जो मेहमान हैं वो एक बहुत बड़े राइटर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी तरफ से भी सबको बहुत ही मुबारक। खैर मुबारक सर, आपका बेहद शुक्रिया। वो इस वजह से भी कि आपने एक तो ईद के दिन हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और दूसरा आप डेंगू से अभी अभी रिकवर कर ही रहे हैं कि आपने टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र कीजिए रिकवर कर गया हूँ। आई हैव सीन अ वेरी बैड टाइम, यू नो। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और इसकी लेकिन वीकनेस काफ़ी दिन तक रहती है। हाँ, डॉक्टर टोल्ड मी कि बाद आती है महीना 2 महीने मिल जाती। अच्छा। हाँ, लेकिन आपने फिर भी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सर, ईद कैसी गुजर रही है? ईद देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बड़ी इट विल मेक मी सीरियस इसलिए कि मैं वो आदमी हूँ जो खाना खाते हुए ना निवाला उठाकर पहले सोचता है कि आज कितने लोग भूखे होंगे। ये दिस इज पर्टिकुलर विद मी। तो ये तो तबाहकुन लम्हा है जब मेरे मुल्क का गरीब आदमी 11 महीने में चक्की में पिस गया, फाइनेंशियली बर्बाद हो चुका है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ईद लोग कैसे मनाते होंगे और क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर। तो हम तो अल्लाह के फजल से थोड़े प्रिविलेज्ड लोग हैं। बिल्कुल। तो मैं तो, मेरा खुदा जानता है, इंक्लूडिंग माई फैमिली, दे आर ऑलमोस्ट सैड कि अल्लाह मेहरबानी करे सबके ऊपर। अच्छा सर, आजकल तो वाकई जैसा आपने कहा कि ख़ास तौर पर आजकल तो बहुत बुरे हालात हैं। तो गरीब आदमी का तो, बल्कि जो मिडिल क्लास है उनका भी कोई हाल है। देखिए, मिडिल क्लास तो सब मैनेज कर लेती है ना फायदा, उनको तो कोई उधार भी दे देता है। गरीब आदमी को तो उधार भी कोई नहीं देता। और सर जितनी महंगाई, आटे के पीछे इतनी जाने चली गई हैं। यस, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे। अच्छा सर, क्योंकि ईद का मौका है ना, तो हमने ज़रा अच्छी बातें भी तो करनी है। हाँ कीजिए, मैं करूँगा अच्छी बातें, लेकिन याद रखिएगा मेरी जो सारी आवाज़ है इस दुख में मलफूफ है। वो तो सर पता ही चल रहा है। मैं वैसे चाहूंगी कि आप अपने देखने वालों के लिए I'll try. कोशिश करें। बिल्कुल। अच्छा सर, बचपन की ईद कैसी होती थी आपकी? बचपन ही की तो ईद होती थी। हाँ, वो जब पैसे लिया करते थे और जबरदस्ती लिया करते थे और जिद्दें किया करते थे और ईद की नमाज पढ़ने से इनकार कर देते थे कि पहले हमारे जो ईद ही निकालें, वो वाली जो हम रिक्वायर्ड ईदी जो हम मांग रहे हैं, डिमांडेड ईदी, वो हमें दे, फिर जाएंगे। है? तो इस तरह ब्लैकमेलिंग करता था मैं अब्बा के साथ। हाँ, नहीं, मेरा तो ख्याल है नमाज पढ़ के आनी चाहिए। नहीं, फिर वो अब्बा को पता होता था नमाज नहीं पढ़ने जाएगा, तो फिर वो देते थे। कितनी ईदी मांगते थे? वो जितनी उस जमाने के हिसाब से, उस जमाने से मैं ठीक होती थी, सबसे ज्यादा ईदी मैं ही लेता था। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा लाडले थे? बाकी बच्चों को कम ईदी मिलते थे? वो छोटे थे ना, मैं बड़ा था सबसे। इसका मतलब शुरू से डोमिनेटेड है। तो बड़ा होना, देखिए मैं रिसेसिव भी हूँ, मोहब्बत में मैं रिसेसिव आदमी हूँ, अपने रुतबे में मैं डोमिनेंट हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ सबसे। तो बड़ा अब्बा के बाद डेलीगेटेड पावर होती है उसके पास बाप की।
अच्छा, तो जब आपकी ईदी आपको मिलती थी, वो भी रिक्वायर्ड ईदी जो आप चाहते थे, ब्लैकमेलिंग से लेते थे, वसूल करते थे, क्या खाते पीते थे? मतलब दोस्तों पे लगा राज्य के चवल मारना था नहीं मारनी थी मसलन चूरन भी खाता था, मतलब इमली भी खाता था, मतलब गट्टा भी खाता था, मतलब मिठाई ले आता था जो खाई नहीं जाती थी मुझसे, इतनी ले आता था लालच वो जो साल भर जो ड्रीम देखे होते थे ना, उनको मैं चाहता था कि इसी दिन पूरे हो जाएंगे सबके सब। आय हाय, अच्छा। दोस्तों पे भी खर्च करते थे? नो, इतने पैसे नहीं होते थे, गरीब बच्चा था मैं तो, लेकिन वो फिर भी अब्बा मुझे गोटी दे देते थे। तो कहीं सैर वैर करने के लिए भी जाते थे? नहीं, सैर वैर वो हमारे मोहल्ले वल्ले में इधर उधर ही बस। कोई ईद का यादगार किस्सा, बचपन का हो या चाहे आपकी जवानी का हो? वो जो एक बाप का कर्तव्य होता है ना, एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जब ईद पर सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती थी कि यार बच्चों के कपड़े पूरे हो जाए। तो वो जब मैं चांद रात को कपड़े पूरे कर लेता था, चाहे मेरा अपने कपड़े ना आए हों, तो वो जो मेरी सेटिस्फैक्शन होती थी, वो शायद इतना वो सिकंदर आजम ने दुनिया फतह करके नहीं हासिल की। तो वो मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अछूता वाक़या हुआ करता था कि ईद के से पहले बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी करनी है। अगर मतलब जैसे होता है कि बच्चों को इतने ड्रेसेस हमने बनाने हैं, ये चीज़ चाहिए, ये वो, आप मतलब इस तरह के भी बच्चे थे, डिमांडिंग थे कि कहते थे अपने अम्मा देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मेरे पास वसाइल है ना, तो मैं अब्बा की बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। डेफिनेटली करते होंगे। बिल्कुल। नहीं है तो उसी लिमिट में जो है अवेलेबल, है। बिल्कुल। तो वो एक वक्त ऐसा भी रहा जब वो होश में आए, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो वक्त उन्होंने नहीं देखा, तो वो जो चाहते हैं उनको हो जाता, मिल जाता अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, तो आपने कहा कि आप तो ब्लैकमेलिंग के साथ ईदी देते थे। अब्बा से बड़ी ब्लैकमेलिंग की मैंने राजी की। अच्छा, तो अब जब ईदी देनी पड़ती है तो कैसा लगता है? नहीं, कोई बुरा नहीं लगता, आई फील प्राउड। अच्छा कितनी ईदी देते हैं वैसे आजकल बच्चों को, जैसे आप जमाने के हिसाब से लेते थे? मुझसे थोड़ी ईदी डिमांड ही नहीं की जाती। होए होए, माशाल्लाह। बच्चे बकायदा प्लानिंग करते हैं मेरे साथ, सारे मेरे भाइयों के बच्चे, मेरे ब्रदर इन लॉ। तो ईद बहुत ज्यादा भारी पड़ती होगी माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब इतने सारे बच्चों को ईदी देनी है, नहीं, ये नहीं कि सिर्फ अपने बच्चों को, लेकिन मैं उनके साथ जो मेरी नेगोशिएशन चल रही होती है वो सुनने वाली होती है। मसलन थोड़ा सा शेयर करें ना, अपनी जगह अड़े हुए हैं, जैसे दूध पिलाई की रस्म नहीं होती वो तो बहुत बुरी होती है, देखने वाली ऐसे जुमले कसते हैं मेरे ऊपर बच्चे सर, मेरी जो बेटियां, क्योंकि बेटियों को मैं इजाजत देता हूँ कुछ भी कह ले, मैं वही कहने लगी, वरना किसी की जरूरत है आप पे जुमला कैसे? मैं कहता हूँ क्या बात करती हैं। अच्छा, मेरे सारे जो बच्चे हैं, खुसूसन मेरे भाइयों की बेटियां, दे हैव एवरी राइट टू से एनीथिंग। असल में आप चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपकी बहनें हो, बेटियां हो, माँ का भी आपने उनका एक रुतबा ही अलग रखा हुआ है ना, है आपने उनको सबसे अलग करके रखा, उनका कैलिबर आपकी नजरों में तो बहुत हाई है। मेरा नबी बेटियों वाला है, तो मेरे लिए तो बड़ी, एवरी डॉटर किसी की भी हो, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मी। मैं तो इस तस्वुर में नहीं जा सकता कि आप उसको पलट के जवाब दे बेटी को। हम तो सुनते हैं, अभी डांटे सुनते हैं। बल्कि अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ, कुछ लोग आए हुए थे मुझसे मिलने के लिए, तो उसने कहा सर आप बेटियों के बारे में बात करते हैं, मैंने कुछ सुना भी, आज मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो मैं अभी शुरू हुआ हूँ, तो मेरी बेटी का दुबई से फ़ोन आया। अच्छा, तो वो गलती हो गई थी, मैं सोया हुआ था, उसकी 2 कॉलें आई थी, मैंने सोचा कि मैं फ्री होने के बाद बात नहीं मैं अभी उठ के करता हूँ, इतनी देर में वो सब लोग आ गए। फिर मैंने फ़ोन यहाँ रख दिया, वो म्यूट पर होता है, उसमें 2 कॉलें और आ गई। तो मैं अभी जब बात शुरू करने लगा हूँ, तो मेरा बेटा छोटा ऊपर आया कि वो नौशी का फ़ोन आ रहा है वहाँ से। अच्छा, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको कहा बेटा मैं स्पीकर फ़ोन पे हूँ, क्योंकि मेरी स्पीकर भी नहीं करना था। नहीं वो आवाज़ नहीं आती, वरना इसका मैं प्रॉब्लम हुआ था। तो तेरी मेहरबानी एहतियात करना। और उसने कहा कोई एहतियात नहीं की। वो जब मेरी बेइज्जती करा चुका मैं 5-10 मिनट, तो मैंने कहा हाँ क्या बात कर रहे थे? कहते बस सर हमें पता चल गया। नहीं तो कोई और समझदार बाप होना तो कहता हेलो बेटा आवाज नहीं आ रही, फोन कट कर देता। नहीं, मैं फखर से बेइज्जती करवाता हूँ अपनी बेटी से। माशाल्लाह। चलिए जी, अल्लाह ताला आपकी बेटियों का ये राइट आपको हर बेटी को देना चाहिए। हाँ, बेटियां तो फादर मस्ट बी हैविंग एन अनब्रेकेबल एंड अनचैलेंजेबल बॉन्डिंग विद हिज डॉटर। बेशक होनी भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट होनी क्या चाहिए, मैं इसको रिलीजियसली बाइंडिंग समझता हूँ आपके ऊपर। रिलीजियसली है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती है ना। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे, चारे कोई नहीं है, वरना फिर दरस देते रहेंगे हया वफा के। ऐसी बेटियों को फिर हया वफा के दरस नहीं देने पड़ते।
आप देखें, मैंने वैसे व्यूअर्स बात अभी नहीं की है, लेकिन खलील साहब बात कर रुख वहां पे मोड़ हैं। ये क्या मसला है? अभी तक औरत को उनके औरत का नाम उनके कौन से हकूक है जो अभी तक नहीं मिल रहे? जेंडर की तरफ चले जाते हैं। बेटी समझ लीजिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिस नबी के लिए आप जान देने के लिए तैयार हैं, उनकी सिर्फ बेटियां थी। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन डॉटर्स? पहले तो ये आप समझिए। और अगर आपको इस रुतबे की समझ नहीं आ रही, हाँ जी, तो आपसे बड़ा बदनसीब बाप कोई नहीं है। लेकिन वही बात कि बदकिस्मती से कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही। अरे वो आएगी, चारा ही कोई नहीं है, वरना तो कैसे आएगी? तो अवेयरनेस फैलाएंगे तो आएगी तो ना। देखिए, जितना मैं एक आदमी हूँ ना, जितना मैं आज आप जो मेरी जितनी तकरीरें हो रही है ना मेरी, वो मैं बापों को डायरेक्टली एड्रेस करता हूँ। आप तो अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं, लेकिन लोगों को जलाएंगे। देखो, एकदम नहीं होता। जब माशरे तबाह होते हैं ना, वो एकदम तबाह नहीं होते और एकदम बन भी नहीं जाते वो। सर, हम तो इतने साल से बरसों से देख रहे हैं कि हमारा माशरा बनने को ही नहीं चेंज होंगी, फायदा इंशाल्लाह। देयर इज नो चॉइस, क्योंकि हमने मर जाना है, कौमों ने जिंदा रहना है, मुल्क ने जिंदा रहना है। तो सर्वाइवल की रीजन ही यही है। इवेंचुअली आपने ठीक होना। अच्छा, ये जो औरत, हमें दुख सिर्फ ये हो रहा है इस वक्त कि हमारे सामने नहीं हो रहा सब कुछ। हाँ, क्या पता हम लोग जब मर गए उसके बाद हो। उसके बाद हो तो हो सकता है उस वक्त हमारा नाम भी आया कि हाँ यार, वो एक ऐसा बेवकूफ शख्स था जो उस वक्त ये बेवकूफ शख्स ने, सॉरी, ये बात कही थी और मैंने आपसे पूछी थी। ना भी सिंपल। हाँ, अल्लाह करे। अच्छा, लेकिन जो इस वक्त इस साल औरत मार्च हुआ, आप उसको कैसे? आई डोंट वांट, मैं औरत मार्च मानता ही नहीं। कौन सा मार्च हुआ इस दफा? इस दफा तो कोई फिर भी वो औरत अप्रैल हुआ है, चली तो जाती है ना, मतलब वो चले वॉक होती है। देखिए मेरे हाँ, यहाँ पे रेड लाइट एरिया हुआ करता था, अब नहीं है। हाँ, तो मैं तो इससे कम मिसाल ही नहीं दूंगा उसकी। मुझे ना जिक्र करो उनका। दे आर नोबडीज, दे आर जस्ट नोबडीज। अच्छा, चलिए, आप जैसे कहते हैं they have become nobodies नो, तो गुस्सा ना चढ़ा फिर मैंने ये। अच्छा, तो फिर आप जैसे कह रहे हैं कि आपने अवेयरनेस फैलानी है, तो वो भी समझ रही है कि वो अवेयरनेस फैला रही है? नहीं, उनको वो देखिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कौन सी अवेयरनेस फैलानी है। एक एजेंडा था, फाइनेंस था, जिस पर हमें हमेशा लूटा जाने। मुझे तो पता ही नहीं होता था फेमिनिज्म कहाँ से हो रही है। अच्छा, नहीं, फेमिनिज्म क्या है। ओके, मुझे तो तब पता चला जब मैंने देखा, खुदा का नाम लो यार, वहाँ इंडिया ने 370 सेक्शन उड़ा के वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। फिर आपको क्या आज़ादी लेनी है? जाइए, यू नीड, आपको मुल्क से धागे बंद नहीं हो जाके मुजाहरात के साडा ब्याह हो जाए। आप तो मर्द को हौसला दे रही है कि वो शादी की तरफ ना जाए, और मर्द आप फैसिलिटेट कर रही है मर्द को। याद रखिएगा, जब औरत ये हरकत करती है ना और 2 नंबरी की तरफ जाती है, तो मर्द फैसिलिटेट होता है, उसके लिए सप्लाई बढ़ गई। उसको क्या चाहिए? अब भी देखो, मैं तुम ऐसे मुंह कर रही हो ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरी एज में लड़के 20-21 साल के बाद ना दिखाते थे अपना आप की शादी हो जाए हमारी। अब तो हमें कन्विंस करना पड़ता है। 10-10 गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी, समझो, तुम्हारी मेहरबानी है। तो आप ये बड़ी सोच के साथ आप माशरे का बेड़ा गर्क कर जाएंगे, और नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरी औरत समझ गई, और इस दफा सुना है उन्होंने खुद जूते मारे उनको। अच्छा, आप सर, और उनको मेरे सामने औरत मत कहना, आई एम सो सॉरी। मेरे लिए बड़ा प्राइड का नाम है औरत। ओ, बिल्कुल है। हाँ, औरत तो है ही, प्राइड का नाम। उनको मैं नॉन वीमेन कहता हूँ। चलिए सर, अब ये आपकी मर्जी है। देखिए, मुझसे सवाल किया तो मुझसे पूरा जवाब दीजिए। मैंने आपका जवाब दिया, ऐसे ना करो फिर। मैंने आपका जवाब लिया, अब ये तो खत्म हो रहा है जवाब, तो मैं अपना सवाल अलग ये टॉपिक छेड़ना नहीं चाहिए था ईद वाले दिन। हाँ, इसको बिल्कुल ईद वाले दिन इस टॉपिक को बिल्कुल अभी नहीं छेड़ना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि आपकी औरत जो है, अब वैसे ये बात मैं रेफरेंस के तौर पे कह रही हूँ, आपने कहा आपकी औरत समझदार हो रही है, आप बहुत सारे समझदार नहीं भाई, मैं औरत के पास सबसे बड़ा जो उसके पास कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से मर्द उसको छू नहीं सकता रुतबे में, वो है उसकी हया और वफा। And less than that, I don't believe she is a woman. होती भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा सर, आप के जब माशाल्लाह आप घर से निकलते होंगे, आपके बहुत सारे मद्दाहीन हैं, वो आपको यकीनन घेरे में ले लेते होंगे, आपके साथ सेल्फीज बनाते होंगे, आपको कॉल्स करते होंगे, मैसेजेस करते होंगे, और यकीनन कोई ना कोई आपको लेटर्स भी लिखती होंगी या लिखते होंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? मेरी बीवी से पूछो उनका क्या रिएक्शन होता है। सर, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता होगा, वो मैं इमेजिन कर सकती हूँ। होता है, वो भी मेरे ख्याल में अकीदतें हैं, वो वाली चीज़ें नहीं हैं। देखो, मैंने ना आप तंग नहीं पड़ते जब लोग आपके साथ? लड़कियों की नज़रों में अकीदत देखी अपने लिए, उसका मतलब वो नहीं है। वो अकीदत मेरी कमाई है।
आप लड़की औरतों की बात करें, मैं कहूंगी यहाँ पे कोट करना चाहूंगी स्पेशली मर्दों की नजरों में भी, उनके दिलों में भी। उनको कहीं वहम हो गया कि मैं मर्द के लिए लड़ा हूं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप मैं औरत के लिए, मैं औरत की हुर्मत के लिए लड़ा हूं। हाँ, मर्दों की तो सप्लाई रोकी है मैंने। अल्लाह माफी। हाँ जी, मैं आपको देखिए ये नहीं, लेकिन आप इस सच्चाई से अगर आप यू विल ब्लैंक द फैक्ट्स, नहीं, खुदा की कसम मारे जाएंगे हम। मैं कलमा पढ़ के कहता हूं मैंने मर्दों की सप्लाई रोकी है। मर्द को देखिए, मैंने कहीं लिखा कि मर्द की सहूलत का नाम है तवाइफ। ये बात समझ आती है? तो आप सहूलतें दे रहे हैं उसको। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपको मर्दों ने भी इक्वली अप्रिशिएट किया। आई थैंक टू देम। अच्छा, ये आप देखें, आपका कोई इंटरव्यू, चाहे आप किसी टॉक शो में गए हो, कहीं पर भी आप जब बात करते हैं ना तो लोगों पे एक अलग ही असर होता है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि शायद आपके शहर में मुब्तला हो जाते हैं। मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे जो कहते हैं अशफाक अहमद साहब के बाद आप पहले बंदे हैं। देखिए, अब मुझे वहाँ उस रास्ते पर न डालिए। अशफाक अहमद साहब, क्रिएटिव लोग कभी एक दूसरे जैसे नहीं होते। वो लोगों की राय बता रही हूँ जी। मैं जब 4 साल का था तो मुझे पूछा गया मेरे टीचर ने, क्या बनोगे? मैंने कहा खलील रहमान कमर बनूंगा। इतना कॉन्फिडेंस था। तो आपको जो अल्लाह ने दिया हुआ वो बनिए ना। अशफाक साहब बड़े आदमी हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। I have nothing to my concepts। बिल्कुल ठीक। मेरी आइडियोलॉजी इज नथिंग टू डू विद दैट ऑफ अशफाक अहमद साहब। बिल्कुल आपकी अलग वो है। अपनी जगह पर अपने एरिया पे बड़े आदमी हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए सर, आपकी बातें जो है वो बहुत डायरेक्ट लोगों के, मैं समझती हूँ, दिल पे असर करती हैं। शायद उसकी वजह यह है कि मैं एक थड़िया बच्चा था। मैंने दुनिया को अब बड़े करीब से ऑब्जर्व किया हुआ है। मैं वो बातें जो इनके अंदर हैं, मुझे अल्लाह ने वो दिया, उनको लफ्जों का पैरहन देने का हुनर। तो जब मैं बोलता हूँ तो वो लगता है कि ये बात वो कहना चाहते थे, इसलिए वो फड़क उठते हैं। हर कोई ये बात कहता है कि खलील साहब, समझो ये अल्लाह ने मुझ जैसे आदमी पर मेहरबानी कर दी। जो जुमला मेरी बीवी ने कहा था मुझे, क्या जब मैं ये वाला मामला हुआ तो यहाँ बड़े 60-62 लोग थे जो चैनल से आए हुए, कोई 8-9 चैनल थे, 10-12 चैनल थे, कोई यूट्यूबर थे। अच्छा। तो मैं डर रहा था सिर्फ 2 लोगों से जब मैं आया था नीचे उतर के चैनल से। जब मैं, क्यों? अपनी बीवी से और बेटी से। तो मैंने आके शीशे के थ्रू देखा इनको, तो उन्होंने इस तरह देखा, मतलब मैं भाग के ऊपर चढ़ाया। मैंने कहा चलो जो पहले आया ना वो लाइट करे। मैं वहाँ बैठ गया तो इतनी देर में मेरी बीवी आई ऊपर। तो मैं उसको इशारों से बता रहा हूँ कि यहाँ बेइज्जती ना करना, लोग बड़े हैं। लेकिन उस दिन उसने बेइज्जती नहीं की। उसने कहा देख खलील रहमान कमर, तो जैसे गुनहगार आदमी को अल्लाह ने किसी काम के लिए चुन लिया है, अब पीठ मोड़ के वापस ना आना, मैं भूख भी बर्दाश्त कर लूंगी। वाह, जबरदस्त। बीवी की तरफ से इतनी सपोर्ट, इतना जुमला जबरदस्त। व्यूअर्स, खलील रहमान कमर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा ईद स्पेशल। हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान है। बीच में वैसे खलील रहमान साहब को थोड़ा सा गुस्सा आया था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। सर, अभी वैसे आप बीमारी से उठे हैं तो हमने आपका बीपी हाई तो नहीं करना ना, जो कि अक्सर लोग कर देते हैं। बीमारी में लो हुआ था ना, तो मैं उसको बैलेंस कर रहा है। ट्राइंग टू बैलेंस। अच्छा, आई एम ट्राइंग टू कीप इट ऑन इक्विलिब्रियम लेवल। वो इंशाल्लाह हो जाएगा और इस प्रोग्राम के बाद बिल्कुल हो जाएगा, होपफुली। अच्छा, वो मेरी बेगम है ना, वो किसी वक्त भी चढ़ा देती है मैंने ब्लड प्रेशर। वो जीते नहीं जाने देती अल्लाह की फजल से। क्यों भाई? उसके पास राइट है। लेकिन सर, आप मुझे बताइए एक बात। सर, आप वो हस्बैंड है, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन आप वो हस्बैंड है और इतने बड़े राइटर होने के बावजूद आप अपने हर प्रोग्राम में ये बात धड़ल्ले से मानते हैं, सरेआम कहते हैं कि मैं वो शख्स हूँ जो अपनी बीवी से डरता है। कौन कहता है? जो डरते भी है ना वो नहीं मानते। मैं जो अपनी बीवी से नहीं डरता, उसको अपनी माँ से भी डरने का हक नहीं है। मेरा ईमान है, अपनी बीवी के अपनी माँ के बराबर एहतराम कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर बीवी गलत है उसको गलत भी तो कहना चाहिए। तो गलत माँ भी होती है, तरीका होता है ना उसको कहने का, समझाने का। आपका क्या ख्याल है? माँ वली होती है, पैगंबर होती है, माँ भी गलत होती है टाइम्स। तो माँ, औरत जो है बजाय खुद माँ है, वो मेरी हो, आपकी हो, वो लड़की हो, शादी होने वाली हो, औरत पैदा होती है फितरतन माँ। ये बात आप हमेशा कहते हैं। हाँ, तो आपको एहतराम करना है, उसका एहतराम करना। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोग फिर ताना देते हैं कि यार ये बंदा? मेरे हिसाब से तो माँ के, मैं इसलिए कहता हूँ कि माँ के बराबर इज्जत कीजिए।
माँ तो कुछ भी छोड़ के नहीं आती, वो अब्बा के लिए छोड़ के आई थी, आपके लिए तो कुछ छोड़ के नहीं आई ना, आपको तो पैदा किया ना, आपकी बीवी तो सब आपके लिए हर चीज तो छोड़ देती है माँ। आपकी बीवी आपके लिए सब कुछ छोड़ के आती है भाई। वो तो बिल्कुल ठीक बात है, और ये बढ़िया आपने अच्छी बात की। अगर काश हर मर्द ये समझ ले कि वो बेचारी समझेगी, चारा कोई नहीं, वरना जलील होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह माफी, लेकिन बेचारी औरतें बहुत ज्यादा जलील होती हैं इस सारे चक्कर में। अरे चारा ही कोई नहीं, अगर आपने अपने घर को आसूदगी और सुकून का गहवारा बनाना है तो आपको यू हैव टू बी सबऑर्डिनेट टू योर वाइफ इनसाइड द हाउस। घर उसकी मुतलिकुल अनान हुकूमत होनी चाहिए। बिल्कुल। कदी कदी कर लो वो चवल मार लो। अच्छा, तो घर में तो आपकी वाइफ की हुकूमत है, तो बाहर आप अपनी मर्जी कर लेते हैं? अगर उसका फोन ना आए तो। अच्छा, वो आप कभी भी या फिर मेरी बेटी का फोन ना आ जाए तो। हाँ, आप उनसे भी बहुत डरते हैं। अच्छा, वो आप कभी भी कैसे हाई कर देती हैं, क्योंकि आप तो इतने ताबेदार शौहर है, इतने ताबेदार बाप है। बस कर दे। नहीं तो फिर वो कैसे हाई कर देती है? वो किसी बात पे मेरे कीड़े निकाल रही। क्यों? जब बंदा इतना अच्छा शौहर हो, हर बात ही मानी जाए। वली मैं नहीं हूँ भाई, तेरी मेहरबानी, गलतियां तो चवलें तो मारता हूँ ना मैं। ऐसी बातें क्यों करते हैं कि जिससे फिर वो हर्ट होती हैं, गुस्सा होती हैं? अब ये पता नहीं चलता कि किस बात पे हर्ट हो जाती है, वो अचानक कोई किसी बात क्यों पे नहीं? गुस्सा अच्छा, कर लेती। आपने जब कहा ना कि अगर जब आप इतना बता रहे हैं औरत का रुतबा और शौहर को बता रहे हैं कि उसने अपनी वाइफ को मानना है, समझना है, तो फिर हस्बैंड को भी पता होता है कि वाइफ को कौन कौन सी चीजें बुरी लगती है, और वाइफ को भी पता होता है। मैं समझता हूँ उसको, वो मेरी बेइज्जती कर रही होती है, मैं आगे से जोक्स कर रहा था। अच्छा, वैसे आपको बहुत सारे लतीफे भी याद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई लतीफा सुनाए ना ईद की मुनासबत से। आप क्योंकि ऑफ द कैमरा तो बहुत सारे जोक सुनाते हैं और सब लोग हंस हंस के नोट एक ना मैं पंजाबी में सुनाऊंगा। हाँ, मजहब भी उसमें आता सर। वो एक कुकड़ी ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੁਕੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਕੁਕੜਾ, ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਹੋਵੇ। तो हमने एयरफोर्स वालों को लगा दी बात। जबरदस्त। अच्छा सर, अगर हम आपके ड्रामास देखें, आपकी शायरी देखें, तो उसमें तो आप बहुत ज़्यादा, उसमें हमें रोमांस नज़र आता है, लगता है कि आप रोमांटिक है। रियल लाइफ में भी आप इतने ही रोमांटिक हैं और एक्सप्रेसिव हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो आपका शेरी मजमूआ है, जितने मैंने आपको सुन रखा है, पढ़ रखा है, कोई शेरी मजमूआ नहीं है मेरा। आपका नहीं आया? क्यों नहीं आया? वो जब मैं चाहता था तो वसाइल नहीं थे, जब लोग चाहते हैं तो वक्त नहीं है। हाय हाय तौबा, नखरे देखें जरा। अल्लाह की कसम कोई नखरा। खलीलुर रहमान सच में इतना अच्छा कलाम है तो कुछ छपना चाहिए ना। पहले तो इस बात को सबसे पहले भूल जाओ, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अब नहीं है वक्त। मुझे, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरी 10 मिनट की कोई काम शूट हो रहा हो ना, तो मैं 10 उसको फॉलो अप कर रहा होता हूँ, मैं वो आदमी हूँ। अब मैं किसी को नहीं दे सकता। मुझे कहा गया, बड़े लोगों ने कहा कि सर आप हमें दे दीजिए, हम उसको कंपाइल कर देंगे। हाँ। कंपाइल मैं खुद करूंगा, उसके लिए आई नीड 7 to 10 days, वो नहीं निकल रहे, क्या करूँ? आई वॉन्ट इट, आई टेल यू। अब नखरा क्या है, मेरी सबसे बड़ी इस वक्त आरज़ू है कि मैं किस तरह अपना मेरा शेरी मजमुआ चला जाए, होना चाहिए, और फिर मैं लिखूं, इनको तो बताऊं। आपको एक काम ना करना, जैसे भी अपने बीमार रूह तक भी पैगाम पहुंचे, मैं लिखूंगा उस पर, ये शायरी किस जमाने की और ये शायरी किस जमाने की है। वैसे किस जमाने की शायरी है ज्यादातर? मेरी सबसे ज्यादा शायरी जो है वो फर्स्ट ईयर से पहले की है, फर्स्ट ईयर तक की। क्यों? उसके बाद आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये जो गाना है ना, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी तो कमाल का गाना है। इसके पहले 2 अशार है ना, लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, वो मैंने 9th क्लास में लिखे थे। या उसको मुकम्मल इतनी पहले का करके रखा हुआ है? नहीं, वो देखिए उसकी देन थी, उसको वो कब हिट कराता ही नोज। हाँ नहीं, लेकिन आपने पहले से लिख के रखा था। गाना मैंने लिखा आके 2013-14 में, कोई याद नहीं है। फिर ये जब गाने लगा रहा तो मुझे फोन आया कि खलील साहब अलाप खाली आ रहा है, अगर पीछे 2 शेर मिल जाते। अच्छा। फिर मैंने कहा मुझे हमिंग सुनाओ। अच्छा। हमिंग सुनी, दूसरी दफा सुनी। अच्छा। मैं उस वक्त प्यारे अफजल लिख रहा था और शूट पर था, वो ऑन एयर भी था। अच्छा। क्योंकि वो बढ़ गया हुआ था, किस्तें बढ़ गई हुई थी, तो मैंने जोर लगाया, तो जोर लगा के मैं शायर हुई नहीं, मुझे वो देता है तो मैं शायर। आप तो हर चीज पे कहते हैं कि अल्लाह की अता होती है, आप तो लिख नहीं। मैं कहता हूँ नाउज़ु बिल्लाह, मैं सोच भी नहीं सकता आई एम ए राइटर, आई एम ए पोएट। जिस दिन मेरे अंदर ये तसव्वुर आएगा
खलील रहमान कमर उल्टाए। तो हम कुछ उम्मीद रखें कि आपका शेरी मजमूआ आएगा, कब तक आएगा? आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी मसरूफियत में ही अल्लाह मुझे इतना वक्त दे दे। अभी जैसे वैसे डेंगू हुआ था ना, तो बंदा बीमारी में आराम से घर पे टाइम गुजारा होता था। मैं उसे मरना ला यार, तू मैंने शेरी मजबूर मोबाइल सर आपका भला सोच रही हो लोगों का। अच्छा, आजकल कौन से ड्रामे पे काम हो रहा है? अभी मैं मंटो नहीं हूँ, जेंटलमैन दोनों पे। ये कौन से चैनल्स के लिए? मैं मंटो नहीं हूँ, एयर वाई का है, और जेंटलमैन ग्रीन्स का है। अच्छा, तो जो एयर वाई का है उसमें हुमायूं साहब भी नजर आएंगे? आपको हर रोल, जब तक मैं जिंदा हूँ हुमायूं सईद हीरो है। ओए होए, वैसे वो तो वाकई हीरो हैं, ठीक है। और he is hero, माशाल्लाह। yes, बिल्कुल। उसने जिंदगी में इतनी मेहनत की हुई है, he deserves कि he should get this all। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, आपने खुशहाली भी देखी, गुर्बत भी देखी, सुख भी देखा, दुख। देखो, मैं पहले आपको डिफाइन करूं, मैं हमेशा लोगों को समझाता हूं, फाइनेंशियली बुरे हालों में होना गुर्बत नहीं होती। अच्छा, आप गुर्बत किसको कहते हैं? आपके अंदर आपका कम ज़र्फ होना आपकी गुर्बत है। वाह, ज़र्फ वाले कभी गरीब नहीं होते, बिल्कुल। जबरदस्त, बहुत। तो इसलिए मैं कभी भी नहीं कहता, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि हाँ यार उस दिनों हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे। ठीक, बिल्कुल, सॉरी। अच्छा, तो मतलब आप माशाल्लाह खुशहाली भी थी, टेंशन भी होती होगी, हर एक की लाइफ में होती है। फाइनेंशियली वी वर इन अ क्रंच फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल, फिर चले अल्लाह ने करम किया, और फिर इसी तरह से बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी आए होंगे, बहुत सारे मुनाफिक भी आए होंगे, ठीक। तो आपने मतलब प्लान किया हुआ है कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें? आई एम श्योर कि आप जिस दिन भी लिखें। मुझे नहीं लगता मुझे इतना वक्त मिल पाएगा। सर वो वैसे तुम कमाल लोग लिखोगे बाद में मेरे। नहीं सर, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आप कैसी बातें करें, आप वो खुद ही लिखे ना। नहीं ना, उसमें कुछ ऐसी सच्चाई है जो मैं लिख नहीं सकता। मसलन मसलन जब आप तफरीक करके तो हम गुनहगार लोग हैं ना। अच्छा, सर मुझे ये बताएं, क्योंकि हम आपको पॉलिटिकली देखते हैं खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ, आजकल जो सब कुछ चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? और खान साहब जो कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो सब ठीक हो रहा है? जहाँ वो गलती करते हैं मैं बोलता हूँ, उनको बताता हूँ यू आर रॉन्ग हियर, एंड ही इज नॉट। लोग उनको स्टबर्न समझते हैं, वो नहीं है, ही इज नॉट स्टबर्न गाय। वो नहीं है सर। मैं बात लाउड हो जाता हूँ बात करते हुए उनसे, और बड़े गौर से सुनते हैं और मुझे कहते हैं हाँ खलील यू आर राइट। ऐसा कभी भी नहीं, अभी तक की मेरी जितनी मुलाकात है उन्होंने कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि खलील यू आर रॉन्ग। ट्रस्ट। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वो सुन सबके लेते, करते अपनी मर्जी है, वो अपनी पार्टी के लोगों के भी सुनते नहीं शायद। देखिए मैं आपको एक बात समझाऊं, ये शायद ये वाली फितरत मेरी भी हो। आपको सबसे पहले जानना है कि बात जो कर रहा है वो कौन है और उसकी बात में वजन कितना है। अब सुनना तो रिस्पेक्ट देना है ना। अगर उसकी बात में वजन ही नहीं है तो व्हाई शुड ही टेक इट? नहीं तो जिनकी पार्टी के इतने सारे सीनियर्स हैं, वो आपको लगता है उनमें से किसी की बड़े बड़े सीनियर मैंने देखे। आप उनकी पार्टी के सीनियर देखे ऐसे सीनियर्स। आप उनकी पार्टी के जो सीनियर्स हैं उन सबको कह रहे हैं। मैं पार्टी का रुकन नहीं हूँ। नहीं आप नहीं है, लेकिन जो उनकी पार्टी पहले याद रखिएगा, जो शख्स मेरे मुल्क, मेरे गरीब लोगों के लिए और मेरी सॉइल से ऑनेस्ट है, वो मेरा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं, वो चाहे मेरी जान का दुश्मन हो। तो मुझे किसी भी फाइनेंशियल अपना पॉलिटिकल पार्टी के साथ टैग मत कीजिए। हम टैग नहीं कर रहे हैं। मैं अल्लाह कहता हूं मैं उसको वोट दूंगा जब तक मेरा ईमान है कि ही इज द मेरा ईमान है कि ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन अवेलेबल इन पाकिस्तान। आजकल जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है? उनके खिलाफ आप समझते हैं उनके खिलाफ हो रहा है? क्राइम बीइंग कमिटेड अगेंस्ट हिम एंड अगेंस्ट द कंट्री। आपको क्या लग रहा है? तुम भी रात को खाना खा के सो जाती हो ना, तुम उन लोगों को सोचो, अल्लाह के वास्ते तुम लोगों को ये समझ नहीं आती। हमारी पता है साइकोलॉजिकल क्या होते हैं, मैं आपको समझाऊं। हम साइकोलॉजिकली वो लोग हैं, जब हम खाना खा लेते हैं ना पेट भर के, तो साइकोलॉजिकली हमारे अंदर आता है कि दुनिया में भूख खत्म हो गई। दिस इज ह्यूमन नेचर। अब उस नेचर को फलांगना है आपने, टू बी अ ह्यूमन बीइंग। फिर याद रखना है कि नहीं यार, ये मैं कुछ निवाले ज्यादा खा गया हूं, ये मुझे किसी को दे देने चाहिए थे। काश ये समझ आ जाए।
आएगी, चारा ही नहीं है, मुल्क बचेगा ही तब। एक बात याद रखो फायजा, हमने चले जाना है, मुल्क ने रहना है। ये कौन सी जनरेशन है जो आके सैक्रिफाइस करती है? तो सैक्रिफाइस करना है, वो चाहे खून आलूद हो, अल्लाह ना करे। देखिए वो तो हम कहते रहते हैं ना, हम 75 सालों से कह रहे हैं अल्लाह ना करे। तो अल्लाह जब आप गंद मारेंगे तो अल्लाह आपको आके सही नहीं करता, वो आप ही ने ठीक करने। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मुझे ये बताएं, आप समझते हैं कि अदीबों में भी धड़ेबाजी होती है, जिसको चाहते हीरो बनाते हैं, हीरो को लिखने वालों के बारे में कोई बात नहीं करता कभी। कि वैसे क्या बात है, क्यों बात नहीं करते आप जब सब पे बात कर सकते हैं तो अपने कबीले के लोगों पे क्यों नहीं बात कर सकते? मेरे कबीले का आदमी जब रिलीजियस और सोशल नॉर्म्स के खिलाफ लिखेगा मैं बोलूंगा, वरना उसके कलम का जज जो है वो मेरा सुनने वाला, मेरा पढ़ने वाला और मेरा देखने वाला। लेकिन जब लोग चाहते हैं, एक धड़ेबाजी होती है, उसके जरिए होता है ना, अगर वो धड़ेबाजी, क्योंकि मैं बैठता नहीं जाके, मैं अगर ये ऐसा है तो गलत है। कलमकारों को कभी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए कि जिसको अल्लाह ने इज़्ने कलम दिया हुआ है ना, वो बड़ा परवरदा है उसका, और वो कभी छोटे बड़े नहीं होते, वो कम या ज्यादा मशहूर होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ईद का मौका है तो मैं चाहूंगी कि आप अपना कोई प्यारा सा कलाम हमारे देखने वालों को सुनाएं। मैं तुम्हें आज वो अपने फर्स्ट ईयर से पहले की कुछ शायरी सुनाता हूँ। जरूर। तुमने जलती हुई सिगरेट को तो देखा होगा, तुमने जलती हुई सिगरेट को तो देखा होगा, कभी सोचा है कोई ऐसे भी सुलगा होगा? हाय हाय। अब ये सुनते हैं तेरे हाथ में है फूल की खुशबू, वाह, तुमने हाथों में किसी फूल को मसला होगा। ख्याले खाम होकर रह गया हूँ, ख्याले खाम होकर रह गया हूँ, मैं किसके जहन में सोचा हुआ हूँ। वाह, मुझे अब क्या बहारों का दिलासा, मुझे अब क्या बहारों का दिलासा, मैं उसके दर्द से महका हुआ हूँ। कब्र में नींद सी आने लगी है, कब्र में नींद सी आने लगी है, हजारों साल का जागा हुआ हूँ। हाय हाय। और फिर ये जो उस गाने के साथ जो वो पूरी गजल है, उसके 4 अशार याद है मुझे। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे। सर अगर ये गा लें तो? नहीं गाए नहीं, मैंने उसका स्टोरी डेवलप नहीं किया। मैं गा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर मैंने सुर उसका डेवलप किया। ये सुनाने के बाद एक गाना भी गुनगुना के सुनाना है, ये कलाम पहले सुनाएंगे फिर उसके बाद एक गाना भी। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा। वाह। तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। वाह वाह। तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, किसको लिखा तो मेरा नाम मिटाया होगा। यूं ही कुछ सोच लिया होगा मुकरने का सबब, यूं ही कुछ सोच लिया होगा मुकरने का सबब, फिर मेरा जुर्म भी लोगों को बताया होगा। अच्छा, अब आप एक कोई भी छोटा सा गाना जो है ना, गीत गुनगुना दें। अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। तरके ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का, आपकी बातों का, आपकी शायरी का और सबसे बढ़कर आपके गाने का। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।